गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका हिंदी मीडियम के अंदर असाइनमेंट नंबर 77 और 60 फॉर इंग्लिश मीडियम, दोनों में टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज़। विभिन्न देशों के अंदर रेलवे के आ जाने से वहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ख़ास तौर पे कुछ साम्राज्यवादी देशों के लिए किस तरीके से वो इफ़ेक्टिव थे, किस तरीके से सकारात्मक लाभ उसके मिले उन देशों को। इसके अलावा उपनिवेशवादी जितने भी देश थे जहाँ पे उपनिवेश स्थापित किए गए थे, कॉलोनियलिज्म का शिकार वहाँ पे उनको बनाया गया, वहाँ पे कॉलोनीज स्थापित की गई एडवांस कंट्रीज़ के द्वारा, तो उन देशों के अंदर किस तरीके से वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले। तो रेलवे का कितना बड़ा प्रभाव हमारे समाज पे रहा उस समय के दौरान जब अंग्रेज़ों का राज हमारे इंडिया के अंदर था, तो उस समय के स्थितियों को अपने ध्यान में रखते हुए, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द कमिंग ऑफ द रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। संसार के विभिन्न देशों के अंदर रेलवे के आ जाने के प्रभाव अलग अलग रहे। इफेक्ट्स ऑन इम्पीरियल कंट्रीज, साम्राज्यवादी देशों पर पड़ने वाले प्रभाव, वो क्या क्या प्रभाव उन देशों पर रहे। जो शक्तिशाली देश थे, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छी आर्मी थी उनके पास, ख़ास तौर पर इसमें कौन से देश आएंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे यूरोप के, वो देश इसके अंदर आएंगे। इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉलोनीज, सबसे पहला काम था कि उपनिवेश विभिन्न देशों के बने हुए थे, जर्मनी के, जापान के, इसके अलावा इसमें हम फ्रांस का नाम ले सकते हैं, इटली का नाम ले सकते हैं, इंग्लैंड का, फ्रांस का। और तो इन सब देशों के अंदर अपनी अपनी कॉलोनीज़ थी, इनके अंदर होड़ मची हुई थी। इंग्लैंड भी इस दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था और इन सभी का मकसद था कि जितने भी जो गुलाम राष्ट्र हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको लूटा जाए, उनका शोषण किया जाए, तरह तरह से तरकीब निकाली जाए, कोई भी तरीका इस्तेमाल करके उनका शोषण किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन करने का ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे। वहाँ पाए जाने वाले खनिजों को अपने देश में ले जाते थे और उसका इस्तेमाल अपनी फैक्ट्रियों में करके और उसको कीमती वस्तुओं के रूप में विश्व में मार्केट के अंदर बेच देते थे और उसका मुनाफा साम्राज्यवादी देश को मिलता था। तो ये सामान लाना और ले जाना, ख़ास तौर पे जो कच्चा माल था वो और जो तैयार माल वो मार्केट के अंदर पहुंचाना, ये रेलवे के ज़रिए बहुत आसान हो गया था साम्राज्यवादी देशों के लिए। और इसके ज़रिए सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पुलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मेडिकल सेवाओं को पहुंचाया जा सकता था। और अगर कहीं पे कोई रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, तो उस स्थिति में भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इफेक्टिव कंट्रोल था कि कोई भी विपद्रव अगर किसी भी हल्के के अंदर होता है तो उसको कंट्रोल तुरंत किया जा सके। तो रेलवे का बड़ा इफेक्टिव यूज रहा और सबसे ज़्यादा लाभ साम्राज्यवादी देशों ने उठाया। इसके अंदर हम ये बात भी लिख सकते हैं कि जो कच्चा माल यहाँ पे मिलता था, खनिज पदार्थ मिलते थे, उन खनिज पदार्थों को भर के और वो अपने देश ले जाते थे और उसका अपने लिए फ़ायदा उठाते थे। टू एक्वायर रॉ मटेरियल इन ए ह्यूज क्वांटिटी, इसमें अगला जो बेनिफिट था, इनको बड़ी मात्रा के अंदर कच्चा माल आसानी से अपने उपनिवेशों से मिल जाता था और उस उपनिवेश से, जैसे इंडिया से भारी मात्रा में कच्चा माल, इनको उद्योगों का कच्चा माल यहाँ से मिलता था और उसका यूज़ ये लोग अपने देश के अंदर कंपनीज़ के अंदर ले जा करके फैक्ट्रियों में उसका यूज़ करते थे। उसमें उन वस्तुओं को बनाने के बाद वो मार्केट के अंदर बेच देते थे और इस तरीके से जो बड़ी मात्रा में इनको कच्चे माल की जो प्राप्ति हो रही थी रेलवे की वजह से हो रही थी। इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, इसके अंदर हम साम्राज्यवादी देशों के लाभ का जिक्र कर सकते हैं कि साम्राज्यवादी देश रेलवे के आ जाने के बाद में, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत कम थी और बड़ी मात्रा में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था, बड़ी मात्रा में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। तो इस चीज़ का जो लाभ था ख़ास तौर पर इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ को देखने को मिला। साम्राज्यवादी देशों ने अपने लाभ के लिए रेलवे का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया और अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और उसका बहुत बड़ा मुनाफा इन देशों को हुआ। ए रिमार्केबल एक्सपेंशन इन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़,
इस समय के दौरान आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बहुत ही प्रेरणादायी उभार देखने को मिला। बहुत तेज़ी से वृद्धि और विकास होते चले गए। बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों की स्थापना हुई जिनके अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के तौर पे जिनको जाना गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो रेलवे थी, रेलवे के आ जाने से इन जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि भारी सामान होते हैं, ये धातुओं से बनने वाले जो सामान होते हैं, मशीनें होती हैं, भारी होती हैं, उनको ले जाना लाना बड़ा मुश्किल भरा रहता है। और ऐसे स्थानों पर जिन जैसे स्टील के या आयरन के जो इंडस्ट्रीज़ होते थे उनको डायरेक्टली लिंक कर दिया गया था। साम्राज्यवादी देश इन कारखानों से अपना तैयार माल ले जा सकते थे या फिर कच्चा माल उन स्थानों तक पहुंचाया जा सकता था। इसके अलावा रेलवेज असिस्टेड द इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज सिग्निफिकेंटली इन सप्रेसिंग इंटरनल रिवोल्ट्स। रेलवे का कहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा होता था कि जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में अगर आंतरिक विद्रोह जैसी कोई हालात पैदा होते हैं तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के मकसद से सेना को भेजना है, पुलिस को भेजना है, ये अंग्रेज़ लोग आसानी से कर पा रहे थे। और ये सिर्फ किसकी भूमिका थी? रेलवे की भूमिका थी। रेलवे के अगर हम और लाभ लिखना चाहें इनके इम्पीरियल देशों के लिए, साम्राज्यवादी देशों के लिए, तो सारा लाभ ही लाभ था उनके लिए, नुकसान वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसके अंदर हम साम्राज्यवादी देशों को ये बता सकते हैं कि उनका मकसद सिर्फ शोषण करना था। उनको एग्रीकल्चर से जो उनको बचत होती थी, यानी उस क्षेत्र से जो बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त के ज़रिए जो इनकम हो रही थी, वो लगान के ज़रिए, भू राजस्व के ज़रिए, तो उसका इस्तेमाल वे लोग अपने लाभ के लिए कर सकते थे। और बड़ी मात्रा में अनाज को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव हो पाया। और इस समय पर बड़ा बेनिफिट अंग्रेज़ों का ही रहा, क्योंकि वो एक इम्पीरियल देश था हमारे देश के लिए। बाकी हम और राष्ट्रों का भी जिक्र इसमें कर सकते हैं कि जैसे फ्रांस है या जर्मनी है या आपका इटली है, इन सब देशों ने भी विभिन्न देशों के अंदर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे और वहाँ पर रेलवे को डेवलप किया था। हमारे देश में जो रेलवे का डेवलप हुआ है तो वो सिर्फ अंग्रेज़ों की वजह से हुआ है। और ये मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहले रेलवे का विकसित किया गया था और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर इसका नेटवर्क बुनता चला गया। आने वाला समय बुलेट ट्रेन का होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन कॉलोनीज और द डिपेंडेंट कंट्रीज़। ऐसे देश जो किसी दूसरे देश पर निर्भर होते हैं वो डिपेंडेंट कंट्रीज़ कहलाते हैं। गरीब राष्ट्र कह सकते हैं हम इनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल सकते हैं, या फिर बिल्कुल बिलो इनकम कंट्रीज़ बोल सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन कॉलोनीज़, इनके उपनिवेशों पर या उपनिवेश जहाँ पे स्थापित किए गए थे, उपनिवेशों पर प्रभाव। यहाँ हम इसकी हेडिंग ये बना सकते हैं, उपनिवेशों पर प्रभाव। उपनिवेश किसके होते थे? इम्पीरियल कंट्रीज़ के उपनिवेश होते थे, उनको कॉलोनीज़ बोला जाता था। द कमिंग ऑफ रेलवेज लेफ्ट ए मिक्स्ड इफेक्ट ओवर डिपेंडेंट कंट्रीज़। यहाँ पहला पॉइंट जो आपका है, कमिंग ऑफ रेलवे लेफ्ट ए मिक्स्ड इफेक्ट ओवर डिपेंडेंट कंट्रीज़। इसके अंदर सबसे पहला प्रभाव जो था, बड़ा मिश्रित प्रभाव देखने को मिला। इसके अंदर कुछ लाभ इनको साम्राज्यवादी देशों को भी हुआ, कुछ हद तक लाभ उपनिवेशों को भी हुआ। उपनिवेशों की जनता को भी आने जाने में सहूलियत हुई रेलवे के ज़रिए। रेलवे का किराया कम होता था, सामान लाना ले जाना आसान हो गया, इंटरकनेक्टिविटी हो गई, नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो गई। बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं, उनका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर आर्थिक शोषण लोगों के बारे में बताया गया कि लोगों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण इसके ज़रिए किया जाने लगा, क्योंकि अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचने लगे और टाइम से पहुंचने लगे। लोगों का लगान समय से वसूल किया जाने लगा, उनके साथ कठोरता दिखाई जाने लगी। अगर किसी भी चुनौतीपूर्ण हालात को निपटने के लिए सैनिकों को, पुलिस को ले जाना आसान हो गया, इसलिए आर्थिक शोषण बढ़ता चला गया। इसमें ये भी हो सकता था कि जैसे किसी ने अनाज नहीं दिया है तो अनाज के बदले अगर उससे कुछ दूसरा कोई भी वस्तु उससे प्राप्त की जा सकती थी और उस वस्तु को वो अपने हिसाब से उसका यूज़ कर सकते थे। लेकिन ज़्यादातर इस तरह का रिकॉर्ड देखने में नहीं आता कि अंग्रेज़ों ने सिर्फ या तो पैसे के रूप में ही भुगतान उनसे करवाया है या फिर अनाज के रूप में। नेक्स्ट था डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़। जो हमारे देश के घरेलू उद्योग थे, जो पीढ़ियों से हमारे यहाँ के लोग करते आए थे, हथकरघा उद्योग, जो हाथ से कपड़ा बनता था,
सूती वस्त्र उद्योग, जो हमारे यहाँ के दस्तकार थे, बुनकर थे, वो सब बेकार हो गए, क्योंकि सस्ता मशीनों से बना हुआ माल रेलवे के ज़रिए इंडिया पर पहुँचने लगा। उसका नेगेटिव परिणाम ये रहा कि हमारे जो दस्तकार थे, हमारा जो घरेलू उद्योग थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरागत उद्योग हमारे होते थे, वो सब बिल्कुल ही निस्तनाबूद हो गए और ख़त्म होते चले गए, और लोग बेरोज़गार हो गए जो भी इन घरेलू उद्योगों से जुड़े हुए थे। इंडियन इकोनॉमी हैड टू बियर हैवी फाइनेंशियल बर्डन। भारतीय जो अर्थव्यवस्था को बहुत भारी आर्थिक दबाव सहन करना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय पर देश को जितनी भी इनकम हो रही थी, उस सारा इनकम को खर्च किए जाने के लिए सिर्फ रेलवे पर पैसा उस समय लगाया गया, और रेलवे के अंदर जितना भी पैसा उस पर लगाया गया था, उसका मुनाफा यानी आम जनता से ही वसूल किया जाना था। यानी गवर्नमेंट को भी एक तरह से लोन लेकर के वो काम करना पड़ रहा था, और इसमें आम जनता पर ही वज़न बढ़ने वाली बात सामने आ रही थी। नेक्स्ट था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नेग्लेक्टेड। इस समय देखा गया कि उद्योगों को विकास करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, और उद्योगवाद को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, फैक्ट्रियों को डेवलप करने पर, लेकिन कृषि उत्पादों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों के सुधार की कोई इस तरह की कोई बड़ी मुहिम नहीं चलाई गई। लोगों के हालात जैसे के तैसे बने रहे, और इस तरह की परिस्थितियों के अंदर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसको नज़रअंदाज किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ये रेलवे के ज़रिए हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें कोई मतलब सुधार नहीं हुआ। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रेलवे के आ जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। एनकरेज्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है इसके अंदर कि कृषि के क्षेत्र का वाणिज्यीकरण होना। इसका मतलब था कि किसानों को भी ये बात पता चल चुकी थी कि रेलवे के आ जाने के बाद उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका खुद का जाना है, या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, अनाज ले जाना है, तो ये आसान हो गया, सुगम हो गया। वो किसी दूसरे इलाके में जा कर के अपने अनाज को बेच सकते थे। तो इस तरीके से एक जो कमर्शलाइजेशन था वो बढ़ा, और किसानों की बचत बढ़ी। जहाँ पे उनको भाव ठीक लगते थे वहाँ उसे बेच देते थे। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। आधुनिक उद्योगों का अधिक से अधिक विकास इस समय देखने को मिला, क्योंकि पहले रेलवे के ना होने की वजह से आधुनिक उद्योगों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल रहता था। इसलिए इसका समायोजन अब बहुत बेहतर तरीके से किया जाने लगा। रेलवे से इसमें बड़ी सहायता मिली। कामगार मजदूरों को लाना ले जाना है, या फिर जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो किसी भी तरीके की जैसे मशीन को हैंडल करना जानते हैं, कोई टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को जहां भी सेट किया गया, उसको इंटरकनेक्टिविटी उसको रेलवे के ज़रिए ज़रूर जोड़ा गया, क्योंकि रॉ मटेरियल वहां पे पहुंचाना है। ख़ासतौर पर जैसे कि हम आयरन और स्टील उद्योग जो हैं भारी सामान के लिए जाने जाते हैं, या कपास उद्योग हैं, तो इनका डायरेक्ट कनेक्टिविटी उस समय रखी गई, और जो रेलवे के कारखाने से होते हुए सीधा पोर्ट पे पहुंच जाता था, और बंदरगाह पर पहुंचने के बाद उसको दूसरे देश के अंदर भेजना आसान था। नेक्स्ट था यानी इंटरकनेक्टिविटी से बहुत ज़्यादा बढ़ी रेलवे से। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। पहले क्या होता था, लोग यात्रा नहीं करते थे, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र को जानते नहीं थे, लेकिन रेलवे के आ जाने से और कम किराए की वजह से लोग ज़्यादा यात्रा करने लगे। अब वेस्ट बंगाल के लोग दिल्ली आने लगे, पंजाब आने लगे, और साउथ इंडिया के लोग नॉर्दर्न इंडिया में आने लगे। तो आपस में एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे की संस्कृति को समझ पाए, और ये उनके अंदर भावना आई कि ये देश हमारा ही है। मेन बात यही थी कि उन्हें अपने देश से प्रेम हुआ, आपस में एक दूसरे की संस्कृति को जाना, भाषाओं को जाना। पहले जैसे कई ऐसी विभेद वाली बातें थी कि भी क्षेत्रवाद की जो भावना थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ कास्टिज्म। जो हमारे देश के अंदर जो जातिवाद एक हमारे समाज को खोखला बनाने वाली जो रीति रही है, इस रीति को कमज़ोर रेलवे के द्वारा किया गया, क्योंकि विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग रेलवे के अंदर बगैर किसी भेदभाव के बैठते थे और आपस में घुल मिलते थे, बातें करते थे। तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ा। जो छुआछूत की समस्या थी उसका भी बहुत हद तक मतलब उसको ख़त्म इसके ज़रिए हो गई। रेलवे ने बहुत बड़ा सहयोग किया।
इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आपके जो दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। जो इसके अंदर जो मेन टॉपिक है रेलवे के आ जाने से विभिन्न देशों के अंदर क्या प्रभाव पड़े, तो इसका साम्राज्यवादी देशों पे क्या प्रभाव था, उपनिवेशवादी देशों पे क्या प्रभाव थे, इन दोनों को मैंने डिफाइन किया। साम्राज्यवादी देशों को आप देख सकते हैं, इसमें एक तो उनका कंट्रोल बढ़ गया उपनिवेशों पर साम्राज्यवादी देशों का, और कच्चा माल आसानी से उन पर बड़ी मात्रा में पहुंचने लगा, साम्राज्यवादी देश ज़्यादा कमाने लगे। इसके अलावा यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उनका विस्तार हुआ। रेलवे के आ जाने से साम्राज्यवादी देशों को आंतरिक विद्रोह को दबाने में मदद मिली। इसके अलावा यहाँ पे उपनिवेशवादी जो देश हैं उनके अंदर उपनिवेशों में किस तरह का माहौल था या क्या रिजल्ट्स रहे, क्या इफ़ेक्ट्स रहे रेलवे के आने से। तो पहला जो है रेलवे के आने से एक मिक्स्ड जो इफ़ेक्ट देखने को मिला, मिश्रित प्रभाव, आर्थिक शोषण इसके रेलवे के आ जाने से और ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। और इसके अंदर घरेलू उद्योग जो हमारे परंपरागत उद्योग थे जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ के लोग करते थे, वो लोग अब जैसे चरखे से या सूत बनाने वाली जो हथकरघा होता था, ये सब अब विनाश की तरफ चले गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही भारी आर्थिक जो दबाव सहन करना पड़ा। एग्रीकल्चर को नज़रअंदाज किया गया और एग्रीकल्चर को वाणिज्यीकरण किया गया। इस समय पर आधुनिक इंडस्ट्रीज़ का इस समय विकास होने लगा, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और इसके अंदर जातिवाद धीरे धीरे कम हो गया, यानी जो सांप्रदायिकता थी उसकी भावना भी कमज़ोर हुई। इसमें कोई डाउट नहीं है, विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग सब इकट्ठे रेलवे में यात्राएं करते थे, रेल से यात्राएं करते थे रेलगाड़ियों में, और इससे आपस में मेल जोल बढ़ा, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और एक दूसरे की संस्कृतियों को वो समझ पाए। धन्यवाद।